बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट विशाल शाकिर और आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक ऑफ द डे के ऊपर, डैट इज़ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस अगेंस्ट द वर्डिक्ट ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और मेरे मुताबिक सबसे जो काबिल पर्सनैलिटी है, डैट इज़ मियां अली अदद साहब। तो उन्हीं से पूछते हैं कि ये मामला चल क्या रहा है और इसमें होता क्या रहा है अब तक के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, एक अचानक से इतना पुराना केस उठा लिया गया है। बहुत सारे अवाम अभी तक परेशान इस बात पे है कि भुट्टो की असैसिनेशन के बाद अब आके इस केस का क्या ताल्लुक बनता है, क्यों चल रहा है, क्या फैक्ट्स हैं। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग तो इसके फैक्ट से भी लाइल्म हैं कि भुट्टो केस एक्चुअली है क्या। सो मैं चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए ज़रा ब्रीफली बताइए कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। अच्छा विशाल, सूरत हाल ये है कि बिफोर आई गो इन टू द डिटेल्स ऑफ द केस, आई मस्ट कन्फेस टू वन फैक्ट कि इस जजमेंट को जब जब मौका मिला पढ़ने का, लिटरली एक तकलीफ से गुजरे हैं कि हमारे जो जुडिशल सिस्टम है उसने किस कदर मिस कैरेज ऑफ जस्टिस किया व्हेन इट कम्स टू शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। अच्छा, हैविंग सेड दैट, होता ये है कि आई विल नॉट गो इन टू द फैक्ट्स ऑफ द केस बिकॉज इस पर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने भी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स हुई उनको भी देख लिया हुआ है, बट अ लिटिल ग्लिम्स ऑफ इट। ये बेसिकली अहमद रज़ा कसूरी साहब एक FIR करवाते हैं अपने वालिद साहब के मर्डर की, जिनका नाम था नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी। और यहाँ पे मैं सरे दस एट फर्स्ट इंस्टेंस आपको बता दूं, इस FIR के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को नॉमिनेट नहीं किया जाता। अच्छा। यस, खैर एनीवेज ट्रायल चलता रहा और हमने अभी कॉग्निजेंस के चैप्टर के ऊपर एक वीडियो भी की हुई है जिसमें स्पेशली 194 आपके पास अवेलेबल है। लाहौर हाई कोर्ट इसकी कॉग्निजेंस ले लेती है, वहाँ ट्रायल कंडक्ट करती है और पुराने लॉ के मुताबिक 307, 302 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अबेटमेंट, इसके अंदर वो फाइनली कन्वर्ट करके डेथ सेंटेंस पास करती है। उसके बाद अपील में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इस जजमेंट की जो अपील है, जो अपील फाइल की जाती है, उसको डिसमिस किया जाता है, जो कि रिपोर्टेड है PLT 1979 सुप्रीम कोर्ट पेज 53 के ऊपर, एंड फॉलोड बाय द अनफॉर्चुनेट एग्जीक्यूशन ऑफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। और उसके बाद थ्रू आउट गवर्नमेंट्स भी चेंज हुई, पीपल्स पार्टी की भी गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट भी आई, दोबारा जिसे कहते हैं नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आई, फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ का टेन्योर आया, काफली की गवर्नमेंट आई। बाय फाइनली व्हेन अन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट टुक प्लेस रिगार्डिंग द असैसिनेशन ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है इन ऑपरेशन आती है और आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनते हैं और वो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 186 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को एक रेफरेंस भेजते हैं। और आर्टिकल 186 कहता है जी, इफ एट एनी टाइम द प्रेसिडेंट कंसिडर दैट इट इज डिजायरस टू obtain the opinion of the Supreme Court on any question of law which he considers is of a public importance। और जो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाता है उसके अंदर कुछ सवाल, 5 सवाल फ्रेम किए जाते हैं जो कि ऑलरेडी रिपोर्टेड है 2011 SCMR 962 के ऊपर 5 सवाल फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उनकी गवर्नमेंट चली जाती है, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आती है, फिर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आती है। इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली केस एक आधी दफ़ा टेकअप हुआ लेकिन उसकी हेयरिंग नहीं हुई और किसी प्रेसिडेंट ने, आसिफ अली जरदारी साहब जो 2008 के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे, फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स किसी प्रेसिडेंट ने, उसके बाद बहुत सारे प्रेसिडेंट्स आए पाकिस्तान के अंदर, किसी ने इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को विड्रॉ नहीं किया। ठीक है। जब काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनते हैं तो इस रेफरेंस को टेकअप किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त भी PTI लेड प्रेसिडेंट, यानी कहने को तो एक प्रेसिडेंट नॉन पार्टिजन होता है, बट
डॉक्टर आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से सवाल किया जाता है कि आप इंस्ट्रक्शंस ले लें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि ही वांट टू स्टिक टू दिस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस ठीक और ही वांट्स टू विदड्रॉ इट, और आफ्टर इंस्ट्रक्शंस बताया जाता है कि ये इसके ऊपर डिसीजन होना चाहिए, ही डोंट वांट टू विदड्रॉ इट। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस अंडर आर्टिकल 186 के रेफरेंस के अंदर एक लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता और जिसमें बहुत एमिनेंट जजेस आपके सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल बेंच के अंदर अवेलेबल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी असिस्टेंट्स के लिए कुछ अमाइकस भी अपॉइंट करती है इसके अंदर, जिसके अंदर द मोस्ट नोटेबल्स आर आपके मखदूम अली खान साहब, एतजाज अहसन साहब, फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मंजूर मलिक साहब, उसके बाद क्या कहते हैं रजा रबानी साहब, और इसके साथ और भी काफ़ी सारे अमाइकस अपॉइंट किए जाते हैं। कोर्ट को इस बात के ऊपर असिस्ट किया जाए कि जब हाई कोर्ट की जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर गई, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फाइनलिटी अटेन कर गई, तो हम अंडर आर्टिकल 186 इसको कैसे रिव्यू कर सकते हैं और हमारा डोमेन क्या होगा इसके अंदर। और क्योंकि अगर आर्टिकल 186 को देखा जाए तो वो सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ की बात करता है। यहां पे मैं आपको एक थोड़ी सी डिफरेंशिएशन बताऊं पाकिस्तान और इंडिया की। हमारे पास रिव्यू आर्टिकल 188 के अंदर मौजूद है। इंडिया के अंदर रिव्यू के ऊपर रिव्यू, जिसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 137 क्यूरेटिव रिव्यू कहा जाता है। ठीक है। कि जब कोई जजमेंट एक रिव्यू डिसमिस हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसको क्यूरेटिवली बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 137 रिव्यू कर सकती है टू जहां पे मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ। ऐसी कोई क्यूरेटिव रिव्यू की पावर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं है। ठीक है। सो वॉट एवर द रूम our Supreme Court had was within the reference of or within the contours of Article 186. ठीक है। अच्छा, मखदूम अली खान साहब की जो एरिया ऑफ प्रैक्टिस है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, तो वो आर्टिकल 4, आर्टिकल 9, आर्टिकल 10, आर्टिकल 14, आर्टिकल 10A जो कि उस वक्त पाकिस्तान के 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद नहीं था, लेकिन आपके पास जब आर्टिकल 4 मौजूद है तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम व्हाट इज आर्टिकल 10A। और उसके बाद आर्टिकल 25 आपके इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर एवरीवन। तो इन डोमेन्स के ऊपर वो सारी की सारी कोर्ट को असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। सिंस हमारा क्रिमिनल लॉ का बैकग्राउंड है तो हम मेरे लिए बजाते खुद सबसे नोटेबल आर्ग्यूमेंट्स वर गिवन बाय और रेंडर्ड बाय जस्टिस मंजूर मलिक साहब। अच्छा, जस्टिस मंजूर मलिक साहब ने जिस टेक्निकलिटीज के साथ, जिस निटिग्रिटी के अंदर, जिस डिटेल के अंदर इस केस को डायसेक्ट और डीकोड किया है, ट्रस्ट मी, उन एंगल्स के ऊपर उन एमिनेंट, आई डोंट नो वेदर आई शुड बी कॉलिंग देम एमिनेंट और नॉट, उस वक्त के जो हाई कोर्ट के जजेस थे, उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने इन एंगल्स को नियतन, इंटेंशनल जो है इग्नोर किया और इनको देखा नहीं। फॉर इंस्टेंस, मैं यानी उसकी डिटेल्स में नहीं जाता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए बतौर लॉयर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो मंजूर मलिक साहब ने पॉइंट आउट की थी, अनफॉर्चुनेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओपिनियन दी है शॉर्ट ऑर्डर के अंदर उन 5 सवालों के ऊपर, वो उसके ऊपर उसका कोई जिक्र नहीं आया, लेकिन दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मंजूर मलिक साहब कहते हैं कि ऑल्दो हमारी हाई कोर्ट को हाईएस्ट कोर्ट ऑफ प्रोसीजर है क्रिमिनल लॉ के अंदर और वो कॉग्निजेंस ले सकती है किसी भी मुकदमे की, लेकिन थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर गिनती के 3 या 4 केसेस इंक्लूडिंग भुट्टो साहब केस जिसके अंदर हाई कोर्ट ने डायरेक्ट ट्रायल किया। अच्छा, सिमिलर पावर्स इंडिया में भी मौजूद हैं, लेकिन मंजूर मलिक साहब ने अपनी रिसर्च के मुताबिक, आई डोंट नो एज ऑफ नाउ बिकॉज वी हैव नॉट चेक्ड इट, बट टिल 77 जब ये जजमेंट वगैरह आ रही है और ये एग्जीक्यूशन हो रही है, उस वक्त तक फ्रॉम 1947 टिल दैट टाइम वहां पे आज तक कोई कॉग्निजेंस हाई कोर्ट ने नहीं ली थी। अच्छा, लॉ ये कहता है, आपकी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में एक सेक्शन है, सेक्शन 374 जी, वो ये कहता है कि जहां कहीं भी कोर्ट ऑफ सेशन आपको डेथ सेंटेंस पास करेगी, उस डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा
until and unless confirmed by the high court. ओके, और हमारे यहाँ सिंस आप लोग देखते हैं कि जो मर्डर रेफरेंस है दैट इज यूजुअली हर्ड, नॉट यूजुअली, इट इज हर्ड बाय 2 member डिवीजन बेंच बेंच, ऑफ द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट. अच्छा, मंजूर मलिक साहब ने आर्ग्यूमेंट दिया कि अगर हाई कोर्ट ने इस केस की कॉग्निजेंस ले ली तो व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ 374, क्योंकि 374 कहता है एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा जब तक कंफर्म नहीं करेंगे बाय द हाई कोर्ट. ओके, अब इसके अंदर चूंकि हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले ली है तो क्या यह सवाल पैदा होता है, तो क्या उसकी एग्जीक्यूशन विदाउट कंफर्मेशन हो सकती है कि नहीं हो सकती? दैट्स अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन. वेरी टेक्निकल क्वेश्चन. ओके, मंजूर मलिक साहब अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अदालत को बताते हैं कि सर देयर इज अ डिफरेंस. और जब हमने रिसर्च की, केस लॉज को देखा, जो केस लॉज उन्होंने अपनी उसके अंदर पेश किए उनको देखा, तो उन्होंने एक बड़ी क्लासिक बाइफर्केशन निकाली बिटवीन अ ड्यूटी एंड अ राइट ऑफ अपील. ठीक है. अच्छा, अमूमन हमारे यहाँ ये आर्ग्यूमेंट जो कि दूसरी साइड के लॉयर्स हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देते रहे कि आपके पास जब रेमेडी आर्टिकल 185 की सब आर्टिकल 2 क्लॉज ए बी के अंदर आपने अपील फाइल कर दी तो दैट अमाउंट्स के वो आपने 370 एमआर वाली जो पावर, उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके अपने जुडिशल करियर के अंदर 3 इंसिडेंट्स उन्होंने कोट किए कि जब मुलजम ने अपील फाइल नहीं की थी अगेंस्ट कन्विक्शन तो उन्होंने मर्डर रेफरेंस को इन नेगेटिव करके उसको बरी कर दिया, क्योंकि मर्डर रेफरेंस अगर एग्जीक्यूशन करनी है इन अफर्मेशन या इन पॉजिटिव आना चाहिए. मतलब आप कह रहे हैं कि अपील मुलजिम ने फाइल नहीं की लेकिन मर्डर रेफरेंस चला गया. मर्डर जाने, क्योंकि 374 ये कहता है कि उस वक्त तक डेथ सेंटेंस एग्जीक्यूट नहीं होगी जो कोर्ट ऑफ सेशंस ने पास की है जब तक ये कंफर्म बाय द हाई कोर्ट ना हो. तो वो ड्यूटी सेशंस कोर्ट की है कि उसने एमआर पे. ओ इट इज रिटन 374. और आप अपनी जितने भी आप मर्डर की फाइल्स वगैरह देखो तो एंड पे लिखा होता है आखिरी पैराग्राफ के अंदर, द रेफरेंस इज सेंट टू द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 374 फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. अच्छा, उन्होंने कहा कि आपने एक डिफरेंस निकालना है ड्यूटी में और राइट ऑफ अपील में. ठीक है. अच्छा, और उन्होंने एग्जाम्पल क्या दी कि मैंने अपने जुडिशल कैरियर में व्हेन ही वाज द जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, और बड़ी मशहूर जबरदस्त किस्म की मंजूर मलिक साहब और मलिक शहजाद साहब की डीबी हुआ करती थी मर्डर रेफरेंस. मेरा हाथ भी मर्डर रेफरेंस में 2013 में इन्हीं की डीबी में सीधा हुआ था. तो वो कहते हैं कि अपील नहीं आई थी. अमूमन नॉर्मल प्रैक्टिस ये है कि जब भी किसी को कन्विक्शन होती है तो जेल से विद इन 7 डेज अपील फाइल हो जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि 7 इग्नोर हो गया होगा लेकिन अपील नहीं थी, तो मर्डर रेफरेंस को रिजल्ट इन नेगेटिव करके मैंने क्विटल किया था. अच्छा, उनका ये बताने का मकसद ये था कि आपको राइट ऑफ अपील बाय वर्च्यू ऑफ स्टैट्यूट क्रिएट होता है ना. डेफिनेटली आप राइट स्टैट्यूट के थ्रू आप क्लेम होगा तो स्टैट्यूटरी राइट आपका. लेकिन 374 के अंदर आप जो कंफर्मेशन है ये एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती. एग्जीक्यूशन. अब सवाल उन्होंने ये खड़ा किया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट की भुट्टो साहब को दी हुई सजा कंफर्म नहीं हुई तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कर दिया गया, ये इरेगुलरिटी नहीं है, ये इलीगैलिटी है, विच कम्स टू द फर्स्ट क्वेश्चन नरेटेड और फॉर्मुलेटेड बाय द प्रेसिडेंट. पहला सवाल उन्होंने फ्रेम किया जो कि मैंने आपको बताया, विच इज ऑलरेडी रिपोर्टेड, whether the decision of the Lahore High Court as well as the Supreme Court of Pakistan in the murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto meets the requirements of fundamental rights as guaranteed in Article 4, Sub-Article 1, Clause 2, Article 8, 9, 10, 8, due process and so on and so forth. और इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया अपनी इस फाइंडिंग के अंदर, जो आपके पास शॉर्ट ऑर्डर आ जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा आपकी विंडो के ऊपर, उसमें कहा जो उन्होंने ओपिनियन अपनी, द प्रोसीडिंग ऑफ ट्रायल बाय द लाहौर हाई कोर्ट एंड द अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ do not meet the requirements of presidential fundamental rights to a fair trial and due process enshrined in Article 4 and 9 of the Constitution. The Constitution and law do not provide a mechanism to set aside the judgment whereby Mr. Bhutto was convicted and sentenced. The said judgment attained finality after the dismissal of the review petition by this court. अच्छा. Now the point is कि लॉ ये कहता है कि कंफर्मेशन नहीं हुई
और अपील आपने डिसमिस करके आपने अल्टीमेटली भुट्टो साहब को एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 186 ये पावर्स थी इस चीज को एटलीस्ट, क्योंकि हमारे यहां आपको पता है कि जब भी आपका मर्डर रेफरेंस लगाओ या अपील लगाओ तो अगर कोई मुलजम जेल के अंदर मर जाए तो वो अबेट हो जाती है अपील, वो नहीं सुनी जाती। अच्छा, यहां पे ये सवाल खड़ा हुआ कि अगर भुट्टो साहब की एग्जीक्यूशन हो चुकी हुई है, अब हमारे पास ऐसी कौन सी पावर्स हैं जिसके तहत हम इसको नल कर सकें, जिसके तहत हम इसको सेटिसाइड कर सकें। उसके लिए बहुत जरूरी था, अनफॉर्चुनेटली मेरी अपने छोटे एक्सपीरियंस के मुताबिक, उस वक्त के लॉ मिनिस्टर आई रेकन इट वाज बाबर अवान साहब। बाबर अवान साहब ने ये सवाल वगैरह फ्रेम करके दिए थे, क्योंकि कोर्ट हेयरिंग के अंदर फारूक एच नाइक साहब से हाईकोर्ट काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा भी था ये सवाल किसने फ्रेम किए थे, एतजाज साहब से भी पूछा था किसने फ्रेम किए, तो जवाब कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से गए थे। ये जो सवाल फ्रेम किया गया है, इट शोज के उस केस को, उस जजमेंट को उन्होंने खुद भी नहीं पढ़ा हुआ था सवाल फ्रेम करते हुए। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ लॉ ये यहां पे बनना चाहिए था। अगेन मेरा इतना तजर्बा नहीं है जितने वो स्टॉलवर्ड्स हैं। सवाल यहां पे ये बनना चाहिए था कि आया 374 की मौजूदगी में एग्जीक्यूशन हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर 374 की कहता है, शेल का वर्ड है कि आपको रेफरेंस चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, चूंकि 374 को एग्जॉस्ट नहीं किया लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इसको अनल कर सकती थी। बट अगेन द क्वेश्चन इज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ डेफिनेटली, कि वेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सेक्शन 374 the confirmation, the sentence needs to be confirmed by the high court. अब यहां पे एक सवाल और खड़ा हो जाता है कि इंडिया में आज तक क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, यानी टिल दैट टाइम जो रिसर्च थी वो ये, इंडिया में आज तक क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह ही ये है कि सेशन कोर्ट की जो सजा है ये एक रेमेडी प्रोवाइड करता है, एक एपलेट रेमेडी प्रोवाइड करता है कंफर्मेशन की, ताकि अबंडेंट कॉशन लिया जाए। और उस वक्त ये प्रिजम्पशन कोर्ट के अंदर ये आर्ग्यूमेंट दिया गया, चूंकि ये हाई प्रोफाइल केस था, चूंकि ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का केस था, चूंकि ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर का केस था, लिहाजा द चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट फेल्ट इट नेसेसरी कि इस केस को टेकअप कर लिया जाए। तो सर अभी आपने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया अबंडेंट क्वेश्चन का, जो आपने इंडिया के लिए भी इस्तेमाल किया, तो अगर हम एमआर इसलिए भेजते हैं अबंडेंट क्वेश्चन के लिए कि अगर एक जज सेशन कोर्ट के जज ने सजा दी है तो हाई कोर्ट के दो दिग्गज दिमाग बैठ के उसको ऊपर रिव्यू कर लेंगे। एज आई रेकन के हाई कोर्ट में भुट्टो साहब का ट्रायल वाज ऑफ अ लार्जर बेंच। तो जब दो जजेस की जगह 5 या 6 या 7 जजेस बैठ के उस केस को सुन रहे हैं, डोंट यू बिलीव दैट अबंडेंट क्वेश्चन इटसेल्फ हैज हैपेंड कि वो 5 बड़े जज बैठ के सुन रहे हैं रादर देन वन सेशंस कोर्ट। अच्छा, आई वुड एग्री व्हाट यू आर सेइंग इफ सेक्शन 374 would have not been in CRPC. Okay. Just imagine, whatever you are saying, I totally agree। और हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस भी यही है कि वी बिलीव दैट कि जी नॉर्मल प्रैक्टिस है, नीचे पॉलिसी मैटर के ऊपर 302 के मुकदमों में आप इस सजाए मौत दे देते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में आके अप्रेजल रिप्रेजल ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस होती है, जिसकी वजह से बहुत सारी सजाएं टूट भी जाती हैं। अब मैं इस प्रिजम्पशन में रहूं कि 5 जजेस बैठे हाई कोर्ट के अंदर सुन रहे हैं, तो अबंडेंट जो कॉशन है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो गया। देन द क्वेश्चन कम्स, यू वेरी गुड, यहां पे बल्कि एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली है तो याद रखिएगा दैट इज नॉट हाई कोर्ट, देन दे हैव ऑल द पावर्स ऑफ कोर्ट ऑफ सेशंस। ठीक है, दैट इज एज इफ द ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस, बट पर से दे आर द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। सो उसकी मौजूदगी के अंदर मेरा रेफरेंस किधर गया, दैट इज द पॉइंट, क्योंकि मुझे एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता जब तक। सो मेरा यानी हम्बल सी अंडरस्टैंडिंग है, यहां सवाल ये बनता था क्या हाई कोर्ट का केस सुनना 374 की जो रिक्वायरमेंट है उसको बाईपास कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसमें एक और चीज भी तो हो सकती थी कि अगर फर्ज करें 5 जजेस ने सुना है तो रेफरेंस के लिए 7 जजेस के पास भेज देते,
but appeal went to the Supreme Court of Pakistan. ऐसा भी तो हो सकता है कि द मोमेंट हाई कोर्ट टुक द cognizance of the case, section 374 become redundant. Why? It doesn't say so. It doesn't say so. लॉ के अंदर ये प्रोवाइडेड ही नहीं है. जब आपकी हाई कोर्ट इज एक्टिंग एज अ कोर्ट ऑफ सेशंस, तो उस सिनेरियो के अंदर यू कैन नॉट आर्ग्यू दिस पॉइंट कि 374 becomes redundant. तो सर There is not a single provision of law which says that it becomes redundant. तो आपकी इस बात के ऊपर तो हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट फिर कत्ल के मुकदमों का ट्रायल ही नहीं कर सकता. नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा. अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लॉ के अंदर उनके पास ये रेमेडी अवेलेबल है. अच्छा, एक जज भी तो सुन सकता था. वाई सो मेनी जजेस? और रेफरेंस 374 के तहत 2 जजेस को भेज दिया जाता, 3 जजेस को भेज दिया था. इस केस में 7 जजेस को भेज दिया जाता. रेफरेंस वाला प्रोसीजर की तरह, और सवाल नहीं है ये वाला. अनफॉर्चुनेटली इसमें मैं आपको एक बताऊं, अगर आप जब आई रेकन उस वक्त कौन आर्ग्यू कर रहा था, शायद एतजाज अहसन साहब आर्ग्यू कर रहे थे, जब मंसूर अली शाह साहब ने बहुत डिटेल के साथ ये सवाल बार बार किया है कि हमें क्वेश्चन ऑफ लॉ तो बताएं. क्योंकि 186 के अंदर हम सिर्फ अपने आप को कन्फाइन रखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ की हद तक. जो ओपिनियन मांगा गया जिस पे एग्जैक्टली. और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली ओपिनियन के अंदर यह कहा कि हाँ, आर्टिकल 4 के मुताबिक, आर्टिकल 9 के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि उन्हें फेयर ट्रायल नहीं मिला. मैं इससे एक स्टेप आगे जा रहा हूं. बिल्कुल, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं. नहीं मिला? मैं कैसे नहीं मिला फेयर ट्रायल? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उस क्वेश्चन आना चाहिए ना, कैसे नहीं मिला. एग्जैक्टली. अच्छा, आगे चलते हैं इसके ऊपर, मैं आपको और भी बताऊंगा. मेरा सवाल इस जगह पे ये है कि यहां अगर ये सवाल होता, अच्छा यहां पे एक और सवाल भी खड़ा हुआ कि जब एक अमाइकस आर्ग्यू कर रहे थे तो मंसूर अली शाह साहब ने यह सवाल किया, क्या हम प्रेसिडेंट के भेजे हुए सवालों को सप्लीमेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनको रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. और वहां फिर आर्टिकल 186 का जो सेकंड पोर्शन है उसके ऊपर काफी डिबेट हुई. The Supreme Court shall consider a question so referred and report its opinion on the question to the president. कि पहले आर्टिकल 186 सब आर्टिकल 1 के अंदर जो बात हो रही है वो क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात हो रही है, लेकिन सब आर्टिकल 2 के अंदर वो क्वेश्चंस पे आ गए. अगर लेजिस्लेचर का मकसद यहां पे सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ होता, दे शुड हैव रिटन क्वेश्चन ऑफ लॉ. बट अलबत्ता देयर आर जजमेंट्स उसके ऊपर अवेलेबल है कि वो रिप्लेस नहीं हो सकते. जो क्वेश्चन ऑफ लॉ भेजे गए उन्हीं के ऊपर आनी चाहिए थी. मैं एक सवाल कर रहा हूं जी. अगर ये सवाल किया जाता कि इन द प्रेजेंस ऑफ 374 द सेंटेंस पास्ड बाय द हाई कोर्ट बिकम्स रिडंडेंट बिकॉज इट वाज नॉट कंफर्म्ड. अब इसके अंदर हो सकता है जो डिटेल जजमेंट है, क्योंकि हम इसकी एक फॉलो अप वीडियो भी करेंगे, उसके अंदर शायद इसका कोई जवाब हो कि कोई डायरेक्शन दे दी जाए कि आइंदा के बाद कत्ल के मुकदमे जो है वो हाई कोर्ट ना सुने, या वो ये भी कह सकते हैं अगर सुने तो वो इस तरह का होना चाहिए कि जिसके अंदर 374 को इंश्योर किया जाए. फर्ज करें एक जज सुन रहा है हाई कोर्ट का, तो उसकी कंफर्मेशन 374 को एग्जॉस्ट करने के लिए 2 जजेस के पास भेजी जाए. वो एक हाई कोर्ट का जज बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सेशन जज या एडिशनल सेशन जज रेफरेंस भेजता है हाई कोर्ट को, वो एक जज ऑफ हाई कोर्ट रेफरेंस भेजे 2 जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को टू एग्जॉस्ट द रेमेडी ऑफ 374, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती. दैट्स व्हाट द लॉ सेज. अच्छा सर, इसमें फिर कोर्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ही आता है, क्या हाई कोर्ट ऑन इट्स ओन कोई स्टैट्यूटरी राइट को यूजर्व कर सकता है? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल. सो व्हेन वी डील विद द केसेस ऑफ मर्डर्स, अब वहां पे हम सेशंस कोर्ट में ट्रायल करते हैं, सो यू हैव वन रेमेडी ऑफ अपील टू द हाई कोर्ट. अब हाई कोर्ट एज पर योर आर्ग्यूमेंट वुड से कि चूंकि ये मैटर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर का है, सिंस ही इज द पॉपुलिस्ट लीडर, so we believe we should take cognizance of this matter and we should try this case. The moment they took the cognizance, they redundant the right to appeal of that person. No, there is no law of such sort. There is no law of such sort. For example, देखो, आपने कहा what is the difference between me or any prime minister? What is the difference between me and Nawaz Sharif saab or Imran Khan saab? In the eyes of law, or Maja, Gama, Saja, जो भी हो. What is the difference? No difference. Law is for everyone. Article 25 ensures that. Yes. Now the point is, आपका ये सवाल है कि अगर हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ली तो that makes 374 redundant. The answer is no. The answer is no. Because then you have no other mechanism to enforce the execution.
because that's what 374 says. और उसके अलावा हाई कोर्ट ने राइट ऑफ अपील भी तो खत्म कर दिया ना उसका, एक पहला Yes, राइट ऑफ अपील yes, खत्म हो गया। मेरा राइट ऑफ अपील खत्म हो गया, बिकॉज देखो, if a conviction is passed by the court of sessions, my first right of appeal against conviction or Or acquittal acquittal. falls to the high court. यस When you're conducting a trial, then I don't have a statutory right of appeal. यस Then I have a right of appeal under Article 185. यस I don't have a right That's of a appeal. constitutional right. That's a constitutional. That's not a procedural right. Yes. Because हमारे लॉ के अंदर highest court of procedure is the high court. High court. इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर highest court of procedure is हाई कोर्ट. तो मेरा एक राइट ऑफ अपील मारा गया. अब राइट ऑफ अपील भी हमने इसलिए शायद लेजिस्लेटर ने रखा हुआ है कि किसी की जिंदगी मौत का मसला है, तो यू हैव लाइक फर्स्ट फोरम, सेकंड फोरम, Yes, थर्ड फोरम, yes, सो टू इंश्योर कि इसको नाजायज सजा ना मिले। Yes, yes. डोंट यू बिलीव कि भुट्टो केस के अंदर हाई कोर्ट ने पहली ज्यादती ही तब कर दी जब उसका राइट ऑफ अपील मार दिया? अच्छा, फारूक एच नाइक साहब ने, एतजाज एहसन साहब ने और रजा रब्बानी साहब ने बायस, प्रेजुडिस और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को टच किया है इंडिविजुअली जजेस के साथ. ठीक है, इंडिविजुअली जजेस के साथ जजमेंट ऑफ कोर्ट पे तो सबके साइन थे ना, जी। सबके साइन थे. Definitely. उन्होंने इस चीज को अलेज किया. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. इस केस के अंदर जब कंप्लेंट केस आती है, और अगेन जब कंप्लेंट केस की बात करेंगे तो उसके ऊपर एक ऑलरेडी आपकी वीडियो है विच विल पॉप इट आउट, यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या बात कर रहा हूं. कंप्लेंट केस आती है, उस कंप्लेंट केस का रिकॉर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता. वी डोंट नो किधर है केस, कैसे ऊपर टेकअप हुआ, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट. इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कहां, नो रिकॉर्ड एग्जिस्ट. सो एंड सो फोर्थ. एफआईआर के अंदर भुट्टो साहब नामजद ही नहीं है. और सबसे बड़ी बात, अप्रूवर की जो स्टेटमेंट है उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को इस कदर खूबसूरती से शटर किया. ऑल्दो मेरा एक आर्गुमेंट है कि अगर आपने मंसूर अली शाह साहब के आर्गुमेंट को रखना है तो जो मंजूर मलिक साहब ने असिस्टेंस की वो हिस्ट्री के करेक्टिव मेयर्स के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने डायसेक्ट किया है आज तक किसी ने नहीं किया इस केस को. इसीलिए मैं भी कोशिश नहीं कर रहा उसको डायसेक्ट करने की, ताकि आप लोग उस वीडियो को देखें टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने किस तरह एविडेंस को डायसेक्ट किया. सो इस वजह से जिस तरह उन्होंने उसको डायसेक्ट किया है और उन्होंने एक एक ऑर्डर, एक एक स्टेप के ऊपर इस चीज को बताया है, और उन्होंने अपने ओहदे का, अपने मर्तबे का, अपने एक्सपीरियंस का ख्याल रखते हुए बहुत हदूदो कयूद में रहते हुए अल्फाज का इस्तेमाल किया है उन जजेस के लिए जिनका प्रेजुडिस, जिनका बायस, जिनका, आई एम सॉरी बट आई मस्ट से दैट वेनम टुवर्ड्स द जुल्फिकार अली भुट्टो वाज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द पेपर्स. फ्लोटिंग. इट वॉज ऑल एविडेंट कि ये होने क्या लगा हुआ है. सो इसी वजह से उन्होंने जो आर्ग्यूमेंट वहां पे दिया कि 374 को आप किधर फेंकेंगे, और मेरे अपने जाती ख्याल में उनके जितने भी आर्ग्यूमेंट से, अगर काश ये सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉस के पैरामीटर्स के ऊपर, यानी मुझे एक बात बताया ना, जरदारी साहब ने ये रेफरेंस भिजवा दिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से. इस सवाल की मुझे समझ नहीं आ रही कि जी उनको फेयर ट्रायल नहीं मिला. अदरवाइज आप यहां पे जो सवाल फ्रेम होना चाहिए था, वो जिसने उस केस को पढ़ा हुआ वो ज्यादा बेहतर सवाल फ्रेम कर सकता था. इसी तरह अगर आप देखें जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, वो कहता है जी, वेदर द कन्विक्शन लीडिंग टू एग्जीक्यूशन ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो कुड बी टर्म्ड एज अ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स बीइंग बेस्ड अपॉन or enunciated the principles of law of Article 189 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. If not, its effects and consequences. और सुप्रीम कोर्ट जवाब देती है इस बात का, reference question do not specify the principles of law. I mean, this is so lousy and open-ended question. First of all, we know for a fact, आप लॉ स्कूल से आए हो, मैं लॉ स्कूल से पढ़ के आया, किसी लॉ स्कूल के अंदर, किसी अदालत के अंदर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब वाली जजमेंट रेफर नहीं की जाती. उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं. दैट वाज अ ट्रायल. उसके अंदर कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जब उसको अपील को डिसमिस किया, कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड नहीं हुआ. और आज तक थ्रू आउट द हिस्ट्री अगर आप देखें तो हर कोई इसको बैड जजमेंट कहता है, बैड जजमेंट. और यहां मुझे स्कालिया याद आता है जो कहता है हार्ड केसेस मेक्स द बैड लॉ. दिस वाज अ बैड लॉ by the High Court, by the Supreme Court, but what is this question?
There is no question of law, then why you have to frame this question in such a manner that कि अगर ये जो आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड करता है तो उसके इफेक्ट क्या होंगे. दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट gave a very particular opinion about it. There is no question of law framed in this question. Furthermore, बड़े अदब के साथ बड़े इज्जत के साथ जो क्वेश्चन नंबर 4 वो सवाल ये है, whether the decision in the case of murder trial against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto fulfills the requirements of Islamic law as codified in Holy Quran and Sunnah और सूरह निसा वगैरह so on so forth. इस सवाल के अंदर को आप पूरी हेयरिंग उठा के देख लो, काजी फायज ईसा बड़े अदब के साथ चीखते रह गए कि इसके ऊपर हमें असिस्टेंस दें, इस पे हमें असिस्टेंस दें, क्योंकि आपका जो आइन है दैट कैन नेवर बी सुपीरियर टू व्हाट द होली कुरान सेज. दैट इज अ वर्ड ऑफ अल्लाह. डेफिनेटली. सो इसके जवाब की इस सवाल की ओपिनियन के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है वी वर नॉट रेंडर्ड any assistance on the questions, therefore it would be inappropriate to render an opinion. Now again जिस तरह मैंने कहा कि काजी फायजी साहब बार बार कहते रहे लेकिन नहीं हुआ, does that absolve the responsibility of honorable judges of Supreme Court of Pakistan not to ponder upon it, not to give opinion about it? So if a question of law is asked or required to be answered by the president to the judges of Supreme Court of Pakistan, and if the assistance is not provided, so would it be appropriate to say कि हमें assistance नहीं मिली, that's why we are not going to, because the law is under the sleeves of the judge. Oh yes. मतलब he must know whether he is given the assistance or not. Any religious scholar would have been appointed a amicus on that and to assess this honorable Supreme Court of Pakistan. और I guess के एक तो questions ऐसे लग रहा है जैसे मेरे से किसी नलायक वकील ने बनाए थे law of ministry से. I would rather not say that क्योंकि बाबर ये जो I don't know कि उन्होंने फ्रेम किए, ये सुप्रीम कोर्ट की उस हेयरिंग के अंदर उन्होंने फारूक नायक साहब ने कहा था कि बाबर रवान साहब ने फ्रेम किए थे सवाल. It's difficult to believe that. I देखो बाबर रवान साहब का जो बैकग्राउंड है ना वो पीपल्स पार्टी के साथ उनके लीजेंस हुआ करते थे, पूरा भरा पड़ा. लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा वाकया मैं भी आपको बताता चलूँ. When my father was a session judge लाहौर, तो उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के और जरदारी साहब के केसेस चल रहे होते थे और वो क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है, जंग अखबार की क्लिपिंग है जिसके अंदर मेरे वाले साहब से ठीक ठाक डांट पड़ी थी बाबर रवान साहब को कि आपको कानून की अबजद भी नहीं पता कि आप केस को बिला वजह लिंगर ऑन कर रहे हैं. बट खैर एनीवेज ये तो एक फैक्ट है जो हिस्ट्री का मैं वो बता रहा हूँ. अलबत्ता इट डजंट मेक एनी सेंस जो सवाल उन्होंने क्योंकि हम इससे बड़े पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ सकते थे व्हिच कुड हैव become the lessons for the future generation या for future principle of law for the lawyer judiciary and for the higher forums कि इन क्वेश्चन ऑफ लॉ को आपने नज़र में रखना है. एंड इट वाज लाइक लैंडमार्क केस ऑफ द लैंडमार्क केसेस. तो उसमें तो ऐसा कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं कि जिसपे हम कोई और ओपिनियन भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एक क्वेश्चन के अलावा तो किसी पे है ही नहीं. आई मीन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना, अच्छा इसका जवाब आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 and 4 को 5 को जब आप देखें. मैं पढ़ देता हूं आपके लिए. Whether in the peculiar circumstances of this case awarding and maintaining of death sentence was justified or it could amount to deliberate murder keeping in view glaring bias against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, whether on the basis of conclusion arrived at and inferences drawn from the evidence/material in the case, an order for conviction and sentence against Shaheed Zulfikar Ali Bhutto could have been recorded. इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है in its advisory jurisdiction under Article 186 of the Constitution, this court cannot reappraise the evidence and undo the decision of the case. However, in our detailed reason, we shall identify the major constitutional and legal lapses that had occurred with respect to fair trial and due process. I mean, इस सवाल की मुझे नहीं समझ आई. I don't know. I mean, from any breath of imagination, it doesn't appears to be a question of law. Yes.
मैं चूंकि मेरी जो प्रैक्टिस है वो क्रिमिनल लॉ पे, द गोल्डन एंड द स्टार पॉइंट इज 374. इट्स द मोस्ट टेक्निकल पॉइंट Yes. एंड मोस्ट इग्नोर्ड वन. अगर फर्ज करो ये सवाल होता कि वेदर इन द वेदर नॉट वेदर, एक मिनट, अगर ये सवाल होता कि 374 की रेमेडी को एग्जॉस्ट किए बगैर जो आपकी कंफर्मेशन है, सेंटेंस एग्जीक्यूशन है, वो इलीगल है. मतलब बड़ा क्लियर क्वेश्चन है Yes. वेदर. अच्छा, अगर वो इलीगल है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? हाँ. उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि वो जो एग्जीक्यूशन है वो भी इलीगल है. लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिक्लेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ जुल्फकार अली भुट्टो एज इलीगल. मतलब बहुत क्लियर आप सवाल पूछ सकते हैं ना, वेदर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 374 वुड अमाउंट टू इरेगुलरिटी और इलीगैलिटी. Yes, yes. एंड इफ इट्स इलीगैलिटी द कॉन्सिक्वेंसेस वुड बी लीगैलिटी. इलीगैलिटी. और वैसे भी आपकी सीआरपीसी में बकायदा सेक्शन मौजूद है Yes. कि इलीगैलिटीज विशिएट ट्रायल. Yes. So whatever the illegalities committed during the trial, be that it was High Court or the Supreme Court, it is inconsequential. It is of no effect. Supreme Court can do that. Yes. अब रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस का तो वो कह ही नहीं रहे. चूंकि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस रेफरेंस के अंदर ये कहा कि जो हम रीअप्रेजल ऑफ एविडेंस नहीं कर सकते, तो लिहाजा हम अलबत्ता हाईलाइट करेंगे उन इलीगैलिटीज को जो इस पूरे ट्रायल के अंदर वो सरफेस के ऊपर आई. And sir, in my little knowledge, I believe that you don't need to do reappraisal of evidence to answer a question of law. एग्जैक्टली. So if you Yes. just अब यहाँ पे मुझे ऑनरेबल रिटायर्ड जस्टिस खोसा साहब याद आ रहे हैं. If he had been the member of the bench, he would have definitely used his linguistic powers to do something and say कि अच्छा अगर ये होता तो ये हो सकता था. मार्क माई वर्ड्स, इसमें सबसे कमाल की जो ओपिनियन पढ़ने वाली होगी ना, वो मंसूर अली शाह साहब की होगी. मार्क माई वर्ड्स. मैं अभी इसलिए उस तरफ नहीं जा रहा ज्यादा डिटेल के अंदर, चूंकि डिटेल जजमेंट आएगी तो हम ज्यादा बेहतर तरीके से, बट ये वीडियो आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. मार्क माई वर्ड्स, मंसूर अली शाह साहब की ओपिनियन पढ़ने वाली होगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अप्रोच किया है ना इस पूरे को, वो दैट इज वेरी, बहुत जबरदस्त है वो. तो उनकी ओपिनियन पढ़ने वाली होगी एंड ही विल डेफिनेटली पॉइंटेड आउट दिस फैक्ट कि जो सवाल फ्रेम करके दिए आपने फ्रॉम एनी ब्रेथ ऑफ इमेजिनेशन, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं बनते. बट मंसूर अली शाह साहब ने कैटेगोरिकली कई दफा उस पूरी हेयरिंग के अंदर कहा, वी आर ऑल फॉर फॉर जस्टिस, वी आर ऑल फॉर टू टेक द करेक्टिव मेजर्स, वी आर ऑल फॉर इट टू करेक्ट द हिस्ट्री. और ये एक रियलिटी है कि इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता. आई मीन जस्ट इमेजिन बर्कले, कैलिफोर्निया, लिंकन्स इन, उसके बाद क्या कहते हैं फॉरेन मिनिस्टर, उसके बाद द मोस्ट पॉपुलिस्ट लीडर एवर existed on the surface of Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto, and what we had done to him. It's very unfortunate. और जो भी है, देर आयत दुरुस्त आयत, हमारे लिए शायद यानी बहुत सारे लोगों के लिए, बिलखुसूस अगर आपने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जब ये अनाउंस हो रहा था देखा, he was in all tears कि कितने साल लग गए, कितनी नस्लें उनकी शहीद हो गई, पूरा का पूरा खानदान स्लॉटर कर दिया फॉर दिस कंट्री. और अब जाके तकरीबन 40-45 साल बाद जाके एक डिसीजन आया कि जी जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को ड्यू प्रोसेस और फेयर ट्रायल नहीं मिला था. यस, ये बहुत हद तक जो है ना चीज़ों को यानी कॉन्शियस के ऊपर वो हो जाता है, लेकिन ये ना भी आता, the history is written on the wall. Yes. Everyone knows. It was an open secret to everybody. It was not even an open secret. It was written on the wall. And every judge, अगर आप जजेस के डिमीनियर को क्लोजली मॉनिटर करें उस वीडियो के अंदर, you will feel the pain on their faces. You can't do that. You can't do that. So अलबत्ता this is what so far I have tried to decode the hearing of Supreme Court of Pakistan with my very little knowledge. और इसके ऊपर हम टेक्निकलिटीज पे मजीद तब बात करेंगे जब इसकी डिटेल जजमेंट आ जाएगी. तो आई वुड से दैट वी वुड एंड दिस वीडियो हियर एंड वुड वेट के इसकी Yes, डिटेल detail जजमेंट आ video जाए, आएगी तो एंड देन वी विल कनेक्ट इट टुगेदर एंड सी कि हमारे आज की वीडियो में
and your opinion on is Honorable Mr. Justice Mansoor Ali Shah Saab's opinion on this judgment, or his opinion on this question of law. हम उसका एक comparison analysis Vishal, in terms of knowledge, I'm a very humble servant of law. I know very little. और मंसूर अली शाह साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, उनकी आप जजमेंट्स देखो जरा, definitely क्रिमिनल लॉ पे बड़ी कमाल जजमेंट्स हैं उनकी. and I believe though I've just entered into the profession, I believe he's not even a criminal Oh practitioner. yes, मंजूर मलिक साहब ने और मंसूर अली शाह साहब ने बहुत कमाल कमाल की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट्स दी हुई हैं, और they are worth reading judgments. Sir, thank you so much. We would continue this topic after the Yes, pronouncement of the inshallah. complete judgment, inshallah. Thank Thank you so much. Thank you.